मिनाहल अली, प्रेजेंट सर। सैयद आले हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल जमील, प्रेजेंट सर। अना बिनते हफीज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिफ, यस सर। साद अरशद, प्रेजेंट सर। ईमान वसीम, इब्तिसाम अहमद, सर मैं प्रेजेंट सर। ईमान वसीम। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। यस सर। मोहम्मद शबीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट सर। जी तो हम लोग कर रहे थे लीज का स्केड्यूल बना लिया था हम लोगों ने। अब जो लीज में एक्सट्रैक्ट शो करने हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट शो होने हैं। सिर्फ वेट करना। पांच एक्सट्रैक्ट शो होते हैं जी आपके, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, और 2 जो होते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। सो एक्सट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट शो करने के लिए हमें फिर क्या करना है, हमें जो है वो देखना है एक्सट्रैक्ट किस ईयर के शो करने हैं। वो हमें कह रहा है 31 दिसंबर 2002 के एक्सट्रैक्ट शो करो। 31 दिसंबर 2002 के लिए हमें डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करनी है, तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ईयर ended 31st December 2000X। ठीक है जी। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए एंट्री तो हमें पता है एंट्री क्या होती है। एंट्री होती है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर देते हैं, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देते हैं हम लोग, इसको क्रेडिट कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन कितनी वैल्यू से, वैल्यू के लिए हमारे पास रूल ये है कि हम लोगों ने देखना है यूजफुल लाइफ और उस लीज पेमेंट की जो टर्म है। लीज पेमेंट की टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ हमें गिवन कोई नहीं है, तो जब यूजफुल लाइफ गिवन ना हो उस केसेस में हम लोग फिर इसको इसी तरह रखेंगे, 4 साल ही ले लेंगे, उस स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेंगे। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास निकलता होता है वो कैसे निकलता है, दैट इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और उसे हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते होते थे। यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे डेप्रिसिएशन रेट से। तो हम लोग इसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा, कॉस्ट है 5710 की, रेजिडुअल वैल्यू 0 है और यूजफुल लाइफ 4 है। काइंडली ये मुझे आंसर बता दें क्या बनता है। सर 1427.5। 1427.5 का 28 कर लेते हैं इसको, 1428 कर लेते हैं। सो इसकी एंट्री हम लोग पास कर देंगे 31 दिसंबर को 1428, भी कर देंगे 1428 है जी। अब हमारे पास हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। पहले मैं इसको इस पूरे को कर लेता हूँ मर्ज। एक्सट्रैक्ट, अच्छा, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है
कि आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर जो आपने स्टेटमेंट से रिलेटेड डाटा जो शो होना है वो सिर्फ बनाते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेट सेल मर्ज करती है इसको, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों के पास जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसमें हम लोगों ने कितनी चीजें शो करनी है, उसमें हम लोगों ने 3 चीजें शो करनी है। एक तो नॉन करंट एसेट कैरिंग वैल्यू पे, दूसरा लायबिलिटी जो है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हमारा पास आ जाएगा क्या, नॉन करंट एनसीए लिख देता हूं मैं, ठीक है। एनसीए आ जाएगा, वो शो होगा कितने पे, वो शो होगा हमारा, या इसको हम लोग पूरा ही लिख देता हूं, नॉन करंट एसेट अच्छा जी, वो कैसे आएगा, वो कैरिंग वैल्यू पे शो करना है। तो कैरिंग वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो वो हम लोग क्या करते हैं जी, वो हम लोग इसको दिखा देंगे। कितनी थी कॉस्ट उसकी, 5710 कॉस्ट थी, ठीक है। उसमें से डेप्रिसिएशन जो आई है हमारी, वो आई है कितनी, दैट इज 1428। तो जरा मुझे बाकी का बता दो कितना आता है। 4282 ये आ जाएगा आपका। इतने डॉलर्स आ जाएंगे आपके नॉन करंट एसेट में शो हो जाएंगे। अब हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी को भी शो कर देंगे। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो कि मोर देन 1 ईयर में ड्यू होनी हो, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। अब देखो, ये है 31 दिसंबर को रिपोर्टिंग हो रही है। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000x2। 31 दिसंबर को ये वाली हमारी क्लोजिंग लायबिलिटीज है, ठीक है। अब देखो, ये है टोटल लायबिलिटी, इसको हम लोगों ने स्प्लिट करना है करंट और नॉन करंट में। तो नॉन करंट वो होगी जो कि 1 साल से बाद में हमारे ऊपर जो है वो होनी है, 1 साल से बाद जाके वो ड्यू होनी है। तो बेसिकली क्या है, ये 4567 इज टोटल। इसमें से जो आपका करंट पोर्शन है वो है ये वाला, जो कि अगले साल के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी है, ठीक है। अगले साल के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी है इसकी, और जो बाकी की जानी है वो जानी है इसकी। तो जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता आता हूँ कि आप इधर नॉन करंट लायबिलिटी तो पहले लिख लो, लेकिन उसकी जो फिगर है वो बाद में लिखना। उससे पहले आप करंट लायबिलिटी की फिगर लिख लो। जो करंट लायबिलिटी तो हमें पता है जो 1 साल के अंदर अंदर आपकी ड्यू हो जानी है। तो करंट लायबिलिटी यहाँ से जब आप फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2002 पे खड़े हैं आप, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2002 पे आपने देखना है एंड वाले कॉलम में कि हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है। भाई टोटल लायबिलिटी है 4567। उसमें से जो अगले साल में हम लोगों ने पे करनी है वो है कितनी, वो है 1315। तो जो बाकी की रह जाएगी, वो बाकी की कितनी रह जाएगी, बाकी की रह जाएगी, टोटल लायबिलिटी थी 4567 की, उसमें से 1315 तो आपने अगले साल के अंदर पे कर देनी है। तो बाकी की जो रह जानी है वो कितनी रह जानी है, वो रह जानी है आपकी 3252, और वो ये वाली फिगर है। लेकिन लॉजिकली याद रखने के लिए भी आप अगर रट्टा लगाना चाहो तो रट्टा लगा लो। भाई यहाँ पे खड़े होके जो ये वाली फिगर होगी वो होगी नॉन करंट की, और ये वाली फिगर होगी करंट की। लेकिन उसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक को पूछ लेगा तो नहीं पता चलेगा। तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे आप खड़े हैं 31 दिसंबर 2002 को,
लेट्स सपोज वो आपसे पूछता है एक्सट्रैक्ट बनाओ 2004 के, ठीक है, 2004 के। तो 2004 के लिए फिर जब आप एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो आप कहते हैं भाई हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो है 1740, तो वो यहाँ पे ले आते हैं 1740 करंट लायबिलिटी है। और नॉन करंट कितनी होती, आपकी जो टोटल लायबिलिटी में से करंट को माइनस करते हैं तो वो नॉन करंट होती, तो जो कि 0 आ जाती। तो इसलिए आपको आने चाहिए, चाहे वो लॉजिक से हो या रटा लगाना हो, लेकिन उसकी लॉजिक आनी चाहिए, ठीक है। मैं नॉर्मली ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन को, तो शायद ट्विस्ट हो जाए, तो फिर रोना नहीं बाद में कि ये क्या कर दिया। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाएंगे, ये 3 एक्सट्रैक्ट हो गए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। अब हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने शो करने हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the period ended 31st December 2000x2। ओके जी, तो इसमें हम लोगों ने कितनी चीजें दिखानी है, इसमें 2 ही चीजें दिखानी है। एक हम लोगों ने दिखाना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और दूसरा हम लोगों को दिखाना है फाइनेंस कॉस्ट, जो कि हमारे लिए फेयरली सिंपल होंगे। हम लोगों ने सिर्फ ऊपर से उठा के उसको पुट कर देना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1428 का हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, $1428। और फाइनेंस कॉस्ट जो सूद की कॉस्ट होगी वो है 857, सो 857 डॉलर्स। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद द डेट्स। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किस डेट पे क्या हो रहा है वो काम इंपॉर्टेंट है, वो करना है। ये नहीं कि बस विदाउट डेट्स लिखोगे, विदाउट डेट्स लिखोगे तो नंबर चंबर कट जाएंगे, ठीक है जी। ये था एक क्वेश्चन जहां पे एरियर्स वाला था, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 करते हैं, जो कि एरियर्स में नहीं होगा, जो कि एरियर्स के जो है एडवांस पेमेंट्स वाला, उसमें सिर्फ एक कॉलम हमारा और ऐड होगा। तो हम लोग कर लेते हैं, मैं इसको मोर कॉपी बना लूं पहले, और दैट इज और रीनेम कर लेता हूं, दैट इज और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। क्या जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 करते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 क्या कहती है, कहता है जी P Limited entered into 4-year lease on 1st January 2003 for a machine with a fair value of 69738। फेयर वैल्यू उसने बता दी। रेंटल्स आर 20,000 per annum payable in advance। एडवांस में उसने बता दिया कि अब रेंटल जो है एडवांस में है। P Limited is responsible for insurance and maintenance cost। इसका मतलब फाइनेंस लीज की वो हिंट दे रहा है, कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट implicit in the lease is 10%। Show the allocations of finance charges over the lease term on an actuarial basis and statement of financial position and statement of profit and loss extract at the 31st December 2003। तो सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, डेटा का फर्क है। वो डेटा का फर्क हम लोग निकाल लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से ये फिगर्स डिलीट हो जाएंगी। बाकी फिर जरूरत के टाइम पे बाकी कर लेंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको 2006 तक चला जाएगा, क्योंकि 2003 में इंसेप्शन हो रही है। अच्छा, ये लीज रेंटल जो है वो 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता दिया 10% का। अब आपने अपने उसके लिए देखना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फेयर वैल्यू 69738 69738। अब आप लोगों ने अपने उसके कैलकुलेशन के लिए तो इसकी 4 साल पे इसको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना हुआ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से कि कौन सी मिनिमल है, तो चेक कर लेना कि वाकई आता है कि नहीं, ठीक है। एडवांस एक क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया। यदि ये तो हो गया हमारे पास डेटा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आती है, छोटी सी इसमें चेंज आती है, बाकी चीजें वही रहेंगी, कोई फर्क नहीं आएगा। सबसे पहले क्या हुआ,
कि अब हमारे पास जो डेट होगी उसको बेटर है आप कि मैं इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ, थोड़ा सा उसको भी चेंज करता हूँ। X और यहाँ पे लीज पेमेंट्स बनेगा। उस वाले में भी क्योंकि मैंने रैंडमली बना दिया था, ये वाले में भी अपनी आसानी के लिए अगर आपने एक ही रखना हो तो इस लीज पेमेंट वाले को यहाँ पे ले आना, कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं, लीज पेमेंट को यहाँ ले जाना, फाइनेंस चार्ज को आगे ले जाना, ताकि आप लोगों के लिए इजी रह जाए। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, अगर समझ के करोगे तो इट विल बी इजी। तो सबसे पहले आपकी ओपनिंग लायबिलिटी हो जाएगी, फिर लीज पेमेंट आ जाएगी कि लीज पेमेंट कितनी की। ठीक है, फिर एक और मैं शफल कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। ये जी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है और फिर उसका फाइनेंस चार्ज और फिर आपके पास लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड आ जाएगी। ठीक है, दैट इज इजी। आप देखते हैं इसको करते हैं तो फिर इसमें एक और अगर कॉलम की एडिशन की जरूरत हुई तो वो कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, इसको जो है वो बेटर होगा कि आप, क्योंकि इसमें 2 टाइम पीरियड्स इन्वॉल्व होंगे, एक स्टार्ट ऑफ द ईयर इन्वॉल्व होगा, एक एंड ऑफ द ईयर इन्वॉल्व होगा, तो बेटर है कि इसको आप 31 दिसंबर ना लिखो, इसे सिर्फ 2003, 2004, 2005 के रेफरेंस से लिख लो। ठीक है, हुआ क्या, 2003 को 1 जनवरी 2003 को लीज इंसेप्शन हुई। जब लीज इंसेप्शन हुई तो लीज की फेयर वैल्यू कितनी थी, दैट इज 69738 से हम लोगों ने एंट्री पास कर दी 1 जनवरी को। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन, आई वांट प्रॉपर डेट्स, किस डेट पे क्या हो रहा है। यू आर अकाउंटेंट, यू शुड नो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया 69738 69738 हमारे पास एंट्री आ गई। एंट्री हम लोगों ने फर्स्ट को कर दी। अब जब फर्स्ट को एंट्री की तो हमारे पास फौरन के फौरन ओपनिंग लायबिलिटी आ गई 69738 की, ये तो आ गई हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी। अब हुआ क्या, अगर इसको देखें ऑन अ बिगर टर्म, तो आपने उधार पैसे लिए किसी से, उसका आपने एसेट खरीद लिया। कब, 1 जनवरी को। जब 1 जनवरी को आपने उधार पैसे लिए तो उसी वक्त आपने उसे 20,000 की लीज पेमेंट भी कर दी। जब 20,000 की लीज पेमेंट की, देखो मैं गया बैंक के पास 1 जनवरी को, मैंने कहा भाई मुझे 6,738 रुपीज चाहिए या डॉलर्स चाहिए, या चलो 6,9,738 रुपीज चाहिए, मुझे एक मोटरसाइकिल लेना है। उन्होंने कहा ये लो भाई ये पैसे तुम ले लो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, उसमें से उन्होंने कहा 4 सालों में तुमने वापस करने हैं 20-20 हजार करके। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, 4 सालों में 20-20 हजार करके वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा लेकिन हमारा रूल ये है कि पहली एडवांस पेमेंट अभी देनी है। तो मैंने क्या किया, वहां से 69738 लिए और उसी में से 20,000 उनको वापस कर दिया। एक्चुअली मेरी जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, जो उधार मेरे पे रह गया फॉर द लेटर ऑन, वो तो सिर्फ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 69738, इतना मैंने लिया था और उसमें से 20,000 मैंने उधर के उधर ही वापस कर दिया, तो बाकी रह जाएगा 49738 का। नहीं उधार मैंने लिया ना एक्चुअली, तो क्योंकि पेपर वर्क में तो मैंने, मेरी उस वक्त लायबिलिटी 69738 की थी और उसी वक्त मैंने लीज पेमेंट कर दी, तो बाकी तो मेरे पास जो उधार रहा वो रहा 49738 का। तो मैंने जो सूद देना है वो इतनी अमाउंट पे ही दूंगा ना, बाकी अमाउंट पे क्यों दूंगा। ठीक है, तो इसमें जब फाइनेंस चार्ज मेरा कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, दैट इज 10%। सो 49738 पे जब कैलकुलेट होगा सूद 10% का, so that will be 4974, क्योंकि वो 0.8 आएगा, 4973.8 आएगा, तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया 4974 को। अब मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी रह जाएगी, जो देखने वाली चीज है वो, ये तो चार्ज है, चलो इसमें मैं एक और ऐड अप करता हूं यहाँ पे कॉलम, क्योंकि यही वाला कॉलम था हमारा, ये प्रिंसिपल पेमेंट का। इसको हम लोगों ने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कह दिया था, अब यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ प्रिंसिपल
पेमेंट। प्रिंसिपल पेमेंट कितनी होगी? 20,000 हम लोगों ने किस्त दी, उसमें से प्रिंसिपल पेमेंट हमारी हो गई 4974। तो बाकी कितना रह गया जरा मुझे बता दो कोई। 15026। 15026, ठीक है जी, इतना बाकी रह गया। और हमारी लायबिलिटी जो रह जाएगी, ये याद रखना हमेशा, हमारी लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी स्टिल बी विद द रेफरेंस ऑफ ओपनिंग लायबिलिटी। तो ओपनिंग लायबिलिटी हमारी 69738 थी, तो 69738 में से मैं माइनस कर दूंगा जो मेरी प्रिंसिपल की पेमेंट होगी 15026 की। बाकी बता दो कितनी रह जाएगी? 5 चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ अलग। फाइव 471, ठीक है जी, इतनी मेरी कैरी फॉरवर्ड लायबिलिटी रह जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो मैं री अटेंडेंस लूंगा आप लोगों की, ताकि देखूंगा कौन कौन अवेलेबल है। मिनाहिल अली प्रेजेंट सर। सैयद आले हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल जमील, प्रेजेंट सर। सना बिनते हफीज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। साद अरशद, प्रेजेंट सर। ईमान वसीम, प्रेजेंट सर। इब्तिसाम अहमद, बंद करो। इब्तिसाम अहमद, इब्तिसाम अहमद, यार आवाज नहीं आ रही सर, प्रेजेंट बोल रहा हूँ मैं। जरा अपना कैमरा ऑन Hello? करके मुझे दिखाओ किधर हो आप। हाँ, जरा अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ जरा किधर हो आप। यस सर। पीछे से बसों की आवाज आ रही है, जरा इर्द गिर्द घुमाओ। सर मैं हूँ नॉर्दर्न एरियाज में। जी, ठीक है, तो ड्रामे नहीं किया करो ना फिर। सर क्लास ले रहा हूँ, नोट्स। क्लास ले रहे हो अभी अभी, जब आपने इनिशियली कहा है बंद कर रहे, दोस्तों में बैठ के कौन सी क्लास होती है? तो वो साइड म्यूजिक चल रहा। हाँ, तो म्यूजिक चल रहा था तो बीच में आप क्लास ऑन करके साइड पे रखी हुई थी, है ना, राइट? सर मैंने हैंडसी, ये देखें सर, हैंडसी लगाए हुए थे मैंने। हाँ, ठीक है, ठीक है। सर इंसान बना करो, झूठ ना बोला करो, सीधी तरह बता दिया करो कि ये काम है। मैं तो सुन रहा हूँ ना क्लास। मोहम्मद शबीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो हम लोग कर रहे थे, ये आ गई हमारे पास लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट में हमारे पास लायबिलिटी आ जाएगी 54712, ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगी, लीज पेमेंट हो जाएगी 20,000 की। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये इसी तरह है, लीज पेमेंट हो रही है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आ रहा है कि आप सूद देते हैं किसी का पैसा यूज करने पे, कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसका पैसा यूज करते हैं, इसलिए सूद देते हैं। तो जब ये 54712 उसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, उसी वक्त आपने ये 54712 1 जनवरी को थी, ठीक है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको कर देता हूं येलोइश, कि ये वो येलो,
ये पोर्शन वो है जो कि 1 जनवरी को अपडेट हो रहा है, और ये पोर्शन वो है जो कि 31 को अपडेट होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 को आपकी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है 54712। आपने 1 जनवरी को ही 20,000 जब पे कर दिया तो आपने देखा साल के एंड पे जाके 31 दिसंबर 2004 को जाके देखा तो आपकी तो सिर्फ जो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी वो है ही 712 माइनस 20,000। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी वो थी 34,712, वो तो सिर्फ इतनी थी। तो इतने पे सूद देना है आपने 34,712 मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, so that will be equals to 3471। ठीक है, 3471 आ गया, ये फाइनेंस चार्ज आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 20,000 में से 3471 को जब माइनस किया तो ये बाकी आ जाएगा। बाकी बताओ भाई कितना आता बाकी है? So 16529. 16529 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है दैट विल बी 54712 माइनस 16529, दैट विल बी इक्वल्स टू, कैलकुलेट करता हूँ, So 38183. 38183। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह ये रिपीट हो जाएगा। 1 जनवरी को 38183 हमारी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी। 20,000 की हम लोगों ने लीज पेमेंट कर दी। 31 दिसंबर को जाके हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की जो एक्चुअल लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, वो तो थी जी सिर्फ हमारी 18183 की। उस पे सूद कैलकुलेट हुआ 18183 पे मल्टीप्लाई किया 10% से, दैट इज इक्वल टू 1818। 20,000 में से हम लोगों ने 1818 को जब माइनस किया तो दैट वुड हैव बीन, कितना रह जाएगा जी? So 20,000. क्या हुआ? So 20,000. आप सोल्यूशन से देख के मुझे फिगर्स बता रही हैं? नहीं सर, सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, आपने भेजा उसमें नहीं है। 20,000 में से 18 माइनस करेंगे तो 20,000 कैसे रह जाएगा बाकी? सर नहीं, 18,182। 18,182। बड़े गोलीबाज हो आप लोग, बहुत बड़े गोलीबाज हो। 38183 माइनस, एटलीस्ट जब 2 नंबरी करते हो तो प्रॉपर तरीके से किया करो यार। गॉड ब्लेस यू। ओके जी, तो अब 20,001 आ गया। लीज पेमेंट होगी 20,000 की। हमारे पास यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 20,001 माइनस 20,000, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 0, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0, और यहाँ पे भी 0। ठीक है जी, ये हमारा लीज स्केड्यूल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डेप्रिसिएशन इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए अगेन वही रूल है, लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और उसकी जो लीज टर्म है, अभी लीज टर्म ही हमारे पास है, यूजफुल लाइफ उसने नहीं दी, दैट इज 69738 आ गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 69738 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 17435। ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, इससे एंट्री पास कर लेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17435 से डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 17435 से क्रेडिट। अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट्स की तरफ, जो कि एक्सट्रैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। आपकी एडवांस में जो लीज पेमेंट्स होती है उनके लिए
नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितनी थी 69738, इसमें से माइनस हम लोगों ने कर देनी है डेप्रिसिएशन 17, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली माइनस करते हैं, 17435 को जब माइनस कर दिया तो सी कंट्रोल वी, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, कैरिंग वैल्यू 52303, इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेम वे करंट लायबिलिटी हम लोगों ने किस ईयर के लिए करना है, हम लोगों ने करना है 2003 के लिए, वो कह रहा है 31 दिसंबर 2003, तो 31 दिसंबर 2003 आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। ये टोटल आपकी लायबिलिटी है जो कि आपने पे करनी है अगले साल में, ठीक है, अगले जितने भी सालों में ये आपकी फिलहाल लायबिलिटी है। इसको करंट और नॉन करंट में हम लोगों ने डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इस वाली में से ये जो 54712 है, इस वाली में से जो करंट है बिल्कुल अभी जो अगले साल में पे हो जाएगी वो हो जाएगी 20,000 की, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। उसमें सूद भी होगा, उसमें एक्चुअल भी होगा, तो 20,000 तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी जो कि अगले साल में पे हो जानी है। तो बाकी की कितनी होगी माइनस कर देंगे 54712, उसमें से माइनस कर देंगे 20,000 को, सो 34712 विल बी योर नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है 17435, और फाइनेंस कॉस्ट भी हम लोगों ने ये ऊपर कैलकुलेट की है विच इज 4974। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 417, अच्छा वो वहाँ चला गया, ठीक है। इसको भी डॉलर्स में कर देता हूँ मैं, these are also dollars, डॉलर एंड डॉलर। ये था हमारे पास फाइनेंस लीज का, जब एरियर्स में हो। जी बोले। सर कंफ्यूजन होगी सर, आपने क्या कहते हैं नॉन सर ये जो करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट सर जो रिकॉग्नाइज करते हैं सर, तो आपने वो जो लीज पेमेंट है सर उसको क्यों कह दिया आपने 20 यार उसको इस वो इसलिए कह दिया, देखो ये था 31 दिसंबर 2003, ठीक है जी, 5 एंड ऑफ 31 दिसंबर 2003। आप जस्ट खुद सोचो, यू आर स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2003 और आपकी जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो है 54,712 जी सर। उसी के एक दिन बाद आप इतनी पेमेंट कर रहे हैं, सही ये स्टार्ट ऑफ द ईयर पे हो रही है ना, 2004 के स्टार्ट में हो रही है, तो एक दिन बाद 20,000 की कर रहे हैं, तो ये तो करंट लायबिलिटी आ गई, ये ड्यू है ना एक के बाद। अच्छा अब हुआ क्या, इसके अंदर दो चीजें थी, इसके अंदर प्रिंसिपल भी थी और इसके अंदर सूद भी था, वो दोनों इकट्ठा होके चला गया, ठीक है ना। वो ये वाला भी था और ये वाला भी था, ड्यू थी ना ये वाली, तो इसलिए 20,000 आपकी करंट लायबिलिटी में आ गई। अब अगर आप उसे सूद को और प्रिंसिपल को अलग-अलग करके लिखो वो भी यही बनेगा, ठीक है सर, वो भी यही बनेगा, सही वो भी यही बनेगा ना, क्योंकि 20,000 को ही हम लोगों ने डिवाइड किया है ना सूद में और प्रिंसिपल में, ठीक है सर, ठीक है और इस टोटल में से 20,000 को माइनस कर दिया तो वो हमारी एक साल के बाद की हो जाएगी, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आ गई, ठीक है सर। अच्छा जी, ये है फाइनेंस लीज तक की कैलकुलेशन। मिड ईयर एंट्री इनटू द लीज हम लोग नहीं करेंगे, अगेन अगर हम लोग उसकी तरफ जाएं तो फिर टाइम नहीं बचता हमारे पास, ठीक है। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए या अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हों तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले समझ के तो ये भी बड़ी काफ़ी है। इस वाले क्वेश्चन को आप मिड ईयर की बजाय अपने मर्जी से जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर करके इसको भी आप क्वेश्चन में आगे पीछे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के एंड पे इसके सॉल्यूशन भी होते हैं जो कि लोग देख के मुझे बता रहे थे, तो वो आप उस सॉल्यूशन से भी देख के चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज, इसकी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, बस पढ़ लेंगे हम लोग कि ये है क्या है। Operating lease assets are very different in nature from the finance lease assets as the risk and rewards of the ownership are not transferred to the lessee. तो जब वो ट्रांसफर नहीं होते तो asset is not in control of the lessee. जब asset lessee के कंट्रोल में नहीं होता है तो लीगल और
जो कमर्शियल फॉर्म है वो दोनों एक ही हो जाती है, जबकि फाइनेंस लीज में डिफरेंट थी। देयरफॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज आल्सो वेरी डिफरेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एन एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लेसी। लेसी की फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं रिकॉग्नाइज होगा। ये जो अभी हम लोग कर रहे थे, लेसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे। Instead, rentals under operating lease are charged on the statement of profit and loss on straight line basis over the term of the lease, unless other systematic and rational basis is more appropriate। तो ये वैसे ही होगा जैसे आपने किराए पे कोई चीज ली है, जैसे किराए पे गाड़ी ली हुई है मंथली बेसिस पे या महीने साल की बेसिस पे, जैसे किराए पे हम लोग घर लेते हैं तो, या बिजनेसेस किराए पे घर लेते हैं, तो जितनी भी साल का किराया होता है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर देते हैं, सिंपल। Any difference between amount charged and amount paid will be prepayments or accruals। तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। देखो आपकी कंपनी का जो ईयर है वो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसको तो नहीं चलता। आपने फॉर एग्जांपल क्या पता आपकी कंपनी ने हेड ऑफिस जो लिया हो वो किसी G10 G11 या बहरिया में लिया हुआ हो, और वो आपका किराया स्टार्ट हुआ हो 31 अप्रैल से, तो आपने तो साल पूरे का किराया लाना है, लेकिन उसको तो और उसकी डेट्स और होंगी, आपकी डेट्स और होंगी, तो उस वजह से कोई प्री पेमेंट्स और एक्रूवल्स का जो सिलसिला आएगा वो आप एडजस्ट कर लेंगे। द फुल कमिटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज आर देयरफॉर नॉट शोन एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कि ये अभी हमारी जितनी कमिटमेंट थी वो हम लोग एज अ नॉन करंट लायबिलिटी को शो कर रहे थे, लेकिन बट अ डिस्क्लोजर नोट इज इंक्लूडेड showing the users the amount that company is committed to। लेकिन हाँ, दो किराए पे लेनी है। अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल आप इस बिल्डिंग में रहेंगे किराए पे, तो आपने 5 साल के लिए बताना है कि हम लोग जो है यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना है। दिस इज स्प्लिट बिटवीन अमाउंट्स ड्यू विद इन 1 ईयर, बिटवीन 2 to 5 years एंड ओवर द 5 years। तो वो क्या होगा? वो एक डिस्क्लोजर होगा जिसमें आप बता देंगे कि 1 साल के अंदर कितनी ड्यू है, अगले 2 से 5 सालों के अंदर कितनी ड्यू है, और 5 साल से अबव कितनी ड्यू है। जस्ट पर्पस इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यूजर्स हैं उनको राइट और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है जी। विद दिस वन हम लोग नहीं करेंगे इसकी कैलकुलेशन। आई एम लीज अकाउंटिंग फॉर सेल एंड लीज बैक भी नहीं है आपके कोर्स आउटलाइन में। किसी को शौक हुआ तो आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं सर ये कैसे है, तो मैं आपको करा दूंगा। ये इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके अंदर इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं चैप्टर के एंड पे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी मैंने किया है ये उसके सॉल्यूशन भी हैं। ठीक हो गया, और वो आपको पता ही है सॉल्यूशंस हैं क्योंकि आप लोग वहीं से देख रहे थे। सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक होगा कंसोलिडेशन का, another big and interesting topic। so better है अगर कंसोलिडेशन का टॉपिक समझना है तो उसके लिए जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर मैंने आप लोगों को कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टेम्पलेट सेंड किए थे, असाइनमेंट भी करवाई थी, तो वो तो छापा मारा होगा, लेकिन उसको एक दफ़ा रिवाइज कराना क्योंकि कल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आइडिया तो हो कौन सी चीज़ कहाँ होती है, उसका टेम्पलेट कैसे होता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं फिर जो है वो मीटिंग एंड कर दूँ अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो। नो क्वेश्चंस, ओके, अल्लाह हाफिज़।